नमस्कार दोस्तों, प्लस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम अभी सीईटी की एग्जाम देकर फ्री हुए हैं और अब हमारा सेशन शुरू होने वाला है रीट का। तो देखो, रीट की घोषणा हो चुकी है, राज्य सरकार द्वारा रीट की घोषणा की गई है। आपके पास फिक्स कितने दिन बचे हुए हैं? 75 दिन हैं। उसके बाद में इन 75 दिन में हमें दीपावली की भी तैयारी करनी है, दीपावली का त्यौहार भी मनाना है। इसके अलावा एक दो कोई और त्यौहार आ जाएंगे, तो हमारे पास लगभग 70 दिन बचेंगे। इन 70 दिन में हमें रीट क्रैक कैसे करना है इसकी हम चर्चा करते हैं, और मैं रोहित पूनिया आपको भारत की ज्योग्राफी से संबंधित हम चर्चा करेंगे। तो देखो, रीट की हम क्या क्या लेके आए हैं आपके लिए। हमारा जो प्लस एकेडमी यूट्यूब चैनल है वो आपको क्या सौगात देने वाला है। देखो, हमारे द्वारा जो भी विषय के टीचर होंगे वो आपको एक तो जो भी विषय है उसका संपूर्ण थ्योरी करवाएंगे, उस थ्योरी के साथ साथ वो आपको PYQS करवाएगा। इसके अलावा MCQ करवाएंगे। MCQ का हमारा ये तात्पर्य रहेगा कि जैसे ही मान लो हमारा एक टॉपिक कंप्लीट होता है, उस टॉपिक के साथ में ही हम पिछले एग्जामों में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं अच्छे लेवल के, उन क्वेश्चनों का समावेश करेंगे और यूट्यूब के माध्यम से उसकी व्याख्या द्वारा चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद में हम MCQ करवा देंगे। PYQS हो गया, इसके बाद में MCQ हो गया। फिर जैसे ही आपकी एग्जाम में 30 से एक दिन बचेंगे या एक महीना शेष रहेगा, तो हम मॉडल पेपर स्टार्ट कर देंगे जिसमें संपूर्ण सिलेबस आपका दिया होगा। तो देखो, हम बात करते हैं सबसे पहले कि मैं रोहित पूनिया भारत की ज्योग्राफी की हम चर्चा करेंगे। तो भारत की ज्योग्राफी में कौन कौन से चैप्टर हैं, हम पहले तो उसकी चर्चा करते हैं। भाई, हमें और विषय की चर्चा नहीं करनी, जो भी आपको सब्जेक्ट जो सर पढ़ाएंगे वो अपने विषय की चर्चा करेंगे। हम चर्चा करेंगे सिर्फ भारत की ज्योग्राफी की। तो देखो, भारत की ज्योग्राफी में हमारे पास कौन से चैप्टर हैं। एक तो आएगा भू-आकृतिक प्रदेश, और भू-आकृतिक प्रदेश के साथ ही हमें भारत का सामान्य परिचय पढ़ना है। क्यों? क्योंकि अगर हमें किसी सब्जेक्ट की गहराई में जाना है तो उसका सामान्य परिचय हमारे पास होना जरूरी है। तो सामान्य परिचय के साथ साथ भू-आकृतिक प्रदेश है। इसके बाद में है जलवायु है भारत की। इसके अलावा प्राकृतिक वनस्पति है। इसके अलावा वन्य जीव है। इसके अलावा बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। इसके बाद में नदी घाटी परियोजनाएं हैं। मृदा है, कृषि फसलें हैं, उद्योग है, खनिज है। इसके बाद में है परिवहन, जनसंख्या, मानव संसाधन, विकास के आर्थिक एवं सामाजिक कार्यक्रम। तो देखो, हमारा सिलेबस काफ़ी लेंथी है, हम एक भी क्लास मिस नहीं करेंगे, रोज आपकी क्लासें आती रहेंगी। और इसके अलावा हम क्या करेंगे कि हमारा जो सिलेबस है वो आपको संपूर्ण हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। ये नहीं कि हमने एक दो चैप्टर करवा दिए और उसके बाद में हमने बंद कर दिया। तो आपको निःशुल्क हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहना है और आपको अपनी रीट की पात्रता परीक्षा को क्रैक करना है। अगर आप लोग रीट की पात्रता परीक्षा क्रैक करोगे तभी आने वाली 3rd ग्रेड की एग्जाम भी आप दे पाओगे। अगर आपकी रीट की क्लियर नहीं होगी तो आप 3rd ग्रेड की एग्जाम से अपात्र घोषित हो जाओगे। तो देखो, अब हम बात करते हैं, हमने हमारे सिलेबस की चर्चा कर ली और हमने भारत के सिलेबस की चर्चा की है, और हम आपने आने वाले वीडियो में सिर्फ भारत की ज्योग्राफी से संबंधित बातें करेंगे। देखो, भारत की ज्योग्राफी को हम इतनी आसान भाषा में पढ़ेंगे कि एकदम इजी वे में। हम जहां पर मैप की जरूरत होगी वहां पर मैप भी उपलब्ध करवाएंगे, और आपको अच्छे से उस मैप में भारत की ज्योग्राफी को पढ़ना है कि भारत की ज्योग्राफी रियल में कैसे पढ़ाते हैं। देखो, एकदम आसान भाषा में हम भारत की ज्योग्राफी की चर्चा करें तो सबसे पहले जो हमने चैप्टर लिया है वो चैप्टर है अपना भारत का सामान्य परिचय या इंडिया बेसिक इंफॉर्मेशन। कौन सा चैप्टर है? भारत का सामान्य परिचय है। अब देखो, भारत के सामान्य परिचय को भी हमने 4-5 भागों में डिवाइड किया है। कितने भागों में डिवाइड किया है? 4 से 5 भागों में डिवाइड किया है, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि भारत का नामकरण कैसे पड़ा। सबसे पहले हम किसकी चर्चा करेंगे? भारत के नामकरण की हम चर्चा करेंगे। भारत के नामकरण के बाद में हम बात करेंगे कि भारत का क्षेत्रफल, विश्व के क्षेत्रफल का कितना है और भारत का क्षेत्रफल कितना है। इसके बाद में हम बात करेंगे अवस्थिति व विस्तार की, अर्थात लॉन्गिट्यूड व लैटिट्यूड की हम चर्चा करेंगे। इसके बाद में हम बात करेंगे भारत की स्थलीय व जलीय सीमाओं की, अर्थात सम्मिलित रूप से हम किसकी चर्चा करेंगे? भारत की सीमाओं की। इसके बाद में अन्य कुछ फैक्ट हैं, अर्थात बार बार कौन सी चीजों से संबंधित भारत में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका भी हमने समावेश किया है। और मित्रों, एक दो चीज और बता दूं मैं आपको कि जैसे ही हमारा चैप्टर क्लियर होगा, जैसे मान लो आज की क्लास हमारी कंप्लीट होगी, उसके बाद में हमारी जो PDF है वो आपको हमारे प्लस एकेडमी सीखकर के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी कि आपको जैसे ही समय मिले आप इस PDF को फिर से दोबारा पढ़ सकते हो। तो आपको अपनी क्लासों को निरंतर लेना है, और क्लास अच्छे लगे तो हमें कमेंट करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे कि हमारे द्वारा जो पढ़ाया गया है वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। तो आइए हम सबसे पहले चर्चा करते हैं भारत के नामकरण की। किसकी चर्चा करेंगे? भारत के नामकरण की चर्चा करेंगे कि देखो, भारत को प्राचीन समय में या वर्तमान समय में अलग अलग नामों से जाना जाता था। जैसे भारत को पहले आर्यवर्त बोलते थे, भारत बोलते थे,
इंडिया बोलते थे, हिंदुस्तान बोलते थे, जम्बूद्वीप बोलते थे। तो देखो क्यों बोलते थे इसकी हम चर्चा करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम बात करें कि भारत का भारत नाम क्यों पड़ा। तो देखो भारत में एक राजा हुआ करते थे भरत नाम के। क्या हुआ करते थे? भरत नाम के राजा हुआ करते थे। इसके नाम पर भारत का नाम क्या पड़ा? भारतवर्ष पड़ा। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। फिर हम बात करें कि भारत को क्या बोला जाता है? आर्यवर्त भी बोला जाता है। देखो भारत को आर्यवर्त क्यों बोला जाता है? क्योंकि भारत का प्राचीन नाम क्या था? आर्य। और क्यों था? तो मैं बात करूं आपसे कि भारत में सबसे पहले आने वाली विदेशी जो जाति थी वो आर्य थी, अर्थात विदेशी जाति। विदेशी जाति के नाम पर अपने भारत का नाम क्या पड़ा है? आर्य पड़ा है। विदेशी जाति कौन सी थी? आर्य थी। और ये आर्य भारत में सबसे पहले आए थे। ये चर्चा हमें कौन बता रहा है? मैक्स मुलर। मैक्स मुलर हमें यह बोलता है कि भारत में सबसे पहले विदेशी जाति आने वाली कौन सी थी? आर्य थी। और इन आर्यों के नाम पर ही भारत का नाम क्या पड़ा? आर्यवर्त पड़ा। इसके बाद में देखो मैक्स मुलर हमें यह भी बताता है कि जो आर्य भारत में आए थे ये कहां से आए थे, अर्थात कहीं ना कहीं से तो ये आए होंगे। तो इसके अभी क्वेश्चन पूछा है कई बार, यह हमारी ज्योग्राफी से संबंधित न होकर हिस्ट्री में इसका क्वेश्चन अच्छा बनता है। तो देखो भारत में सबसे पहले आर्य आए थे, यह मध्य एशिया से आए थे। कहां से आए थे? मध्य एशिया से। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है कि भारत में सबसे पहले आने वाली विदेशी जाति आर्य थी। और यह बात हमें मैक्स मुलर बताता है कि ये आर्य हमारे भारत में मध्य एशिया से आए थे। तो अर्थात आर्यों के नाम पर भारत का नाम क्या पड़ा? आर्यवर्त पड़ा। इसके बाद में देखो भारत को हिंदुस्तान बोला जाता है। हिंदुस्तान भारत को क्यों बोला जाता है? कि पश्चिमी आक्रांताओं ने सर्वप्रथम सिंधु नदी से भारत में प्रवेश किया, अर्थात सिंधु नदी से भारत में प्रवेश किया। स का उच्चारण है करते थे, अर्थात जो पश्चिमी आक्रांताओं थे उनको सिंधु नदी बोलने में समस्या होती थी, इसलिए वो स को है बोलते थे। क्या बोलते थे? स को है बोलते थे। इसलिए सिंधु नदी के नाम पर हमारे भारत को क्या बोलने लगे? हिंदुस्तान बोलने लग गए। तो आगे देखो कि स को है होने के कारण सिंधु को वो क्या बोलने लग गए? हिंदू बोलने लगे। हिंदू शब्द निकला और इस देश को उन्होंने क्या कह दिया? हिंदुस्तान कहा। और यह बात अगर मान लो एक विशेष पूछ ले तो सबसे पहले भारत को हिंदुस्तान किसने कहा था? ईरानियों ने कहा था। कई बार प्रश्न आता है कि भारत को हिंदुस्तान किसने कहा? ईरानियों ने कहा। और भारत को इंडिया किसने कहा? तो इंडिया कहा था किसने? यूनानियों ने। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि ईरानी लोगों ने हिंदुकुश पर्वत का भी संदर्भ दिया, अर्थात हिंदुकुश पर्वत का होने के कारण भी भारत को किस नाम से पुकारा? हिंदुस्तान के नाम से पुकारा जाता है। इसके बाद में देखो भारत को जम्बूद्वीप भी बोला जाता है। किस नाम से बोला जाता है? जम्बूद्वीप बोला जाता है। तो देखो भारत को जम्बूद्वीप क्यों बोला जाता है? कि प्राचीन ग्रंथों में या बौद्ध ग्रंथों में संपूर्ण पृथ्वी को 7 द्वीपों में बांटा गया था, या 7 महाद्वीपों में। जैसे आज वर्तमान में कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। वैसे ही प्राचीन समय में बौद्ध ग्रंथों में हमारी पृथ्वी को 7 महाद्वीपों में बांटा गया था। और उनमें से अपना जो भारत वाला हिस्सा था इसे बोला जाता था जम्बूद्वीप। किस नाम से जाना जाता था? जम्बूद्वीप बोला जाता था। इसलिए भारत का नाम क्या हो गया? जम्बूद्वीप हो गया। अर्थात हिंदू और बौद्ध ग्रंथों में भारत को जम्बूद्वीप के नाम से भी जाना जाता था। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में देखो भारत को इंडिया बोला जाता है। तो देखो इंडिया और हिंदुस्तान में आपको कंफ्यूज होगा। हिंदुस्तान बोला जाता है ईरानियों द्वारा और भारत को इंडिया बोला जाता है यूनानियों के द्वारा। तो देखो इंडिया यह एक ग्रीक भाषा का शब्द है। यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडस नदी कहा। किस नाम से पुकारा? इंडस नदी कहा। तथा इंडस क्षेत्र के लोगों को, अर्थात इस इंडस के आसपास के लोगों को इंडिया कहा। किस नाम से पुकारा? इंडिया के नाम से पुकारा। और इस आधार पर भारत का नाम क्या पड़ गया? इंडिया पड़ गया। इंडिया कहा जाने लगा। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में स्पष्ट किया गया है कि इंडिया अर्थात भारत जो राज्यों का क्या है? एक संघ है। देखो कई बार प्रश्न आता है कि आर्टिकल, हमारे संविधान के आर्टिकल 1 में भारत को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो देखो आर्टिकल 1 में भारत दैट इज इंडिया किस नाम से संबोधित किया गया है? भारत दैट इज इंडिया, अर्थात भारत जो कि क्या है? इंडिया है। तो ये चीज आपके समझ में आ गई कि भारत को किस नाम से जाना जाता है? भारत के नाम से भी जाना जाता है, आर्यवर्त के नाम से भी जाना जाता है, हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है, जम्बूद्वीप के नाम से जाना जाता है और इंडिया के नाम से जाना जाता है। और आर्टिकल 1 में क्या बोला जाता है? भारत दैट इज इंडिया के नाम से।
तो ये चीजें आपके समझ में आई होगी। इसके बाद में आगे हम चर्चा करें कि भारत, अब हमारे नामकरण से संबंधित चैप्टर पूरा हो गया। अब हम बात करेंगे किसकी, क्षेत्रफल की। देखो भारत के क्षेत्रफल की हम चर्चा करें तो देखो ये जैसे मान लो अपनी क्या है, संपूर्ण पृथ्वी है, और इस संपूर्ण पृथ्वी के लगभग की हम बात करें तो 29% पर तो क्या है, स्थल है। 29% क्षेत्रफल क्या है, स्थल है, अर्थात स्थलीय भाग कितना है, 29% है। इसके अलावा जो जलीय क्षेत्र है वह कितना हो गया, 71%। ये वाला भाग क्या है, 71%, और इस 71% में क्या है, जल है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। अब इसके आधार पर हम चर्चा करेंगे कि अपने भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है। तो देखो भारत दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा देश है, अर्थात दक्षिणी एशिया में क्वेश्चन आ सकता है कि दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो भारत दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा देश है। इसके बाद में मैं बात करूं कि भारत का कुल क्षेत्रफल देखो वर्ग किलोमीटर में पूछे तो आपको बताना है कितना, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो देखो क्षेत्रफल से संबंधित भी 2-3 प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। एक तो विश्व के संदर्भ में आ सकता है, एक वर्ग किलोमीटर में आ सकता है, इसके साथ साथ वर्ग मील में भी आपसे पूछ सकता है। तो वर्ग किलोमीटर में तो हमने बात की, तो वर्ग किलोमीटर में तो कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसके अलावा मैं बात करूं वर्ग मील में भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो वर्ग मील में भारत का क्षेत्रफल है 12 × 219 वर्ग मील, अर्थात 12,69,219 वर्ग मील है। इसके बाद में अगर मिलियन वर्ग मील में पूछे तो 126 मिलियन वर्ग मील भारत का क्षेत्रफल है। आगे हम बात करें जो विश्व के क्षेत्रफल का भारत के कुल क्षेत्रफल कितना है, 2.41% है। विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, 2.41% है, अर्थात भाग रखता है। अर्थात भारत में क्षेत्रफल की बात करें तो विश्व का क्षेत्रफल है 2.41%, और विश्व की जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या कितनी है भारत में, 17.5%। और देखो 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में भारत का दूसरा स्थान था, लेकिन वर्तमान में हम बात करें तो भारत का जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान हो गया, प्रथम स्थान हो गया। आगे हम बात करें कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। तो देखो कई बार प्रश्न ये भी पूछता है कि विश्व की क्षेत्रफल में बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान आता है, तो देखो भारत का 7वां स्थान आता है। कौन सा आता है, 7वां स्थान आता है। तो अब हमें ज्ञान ये भी होना चाहिए कि क्षेत्रफल से भारत में बड़े देश कौन से हैं और इससे छोटे देश कौन से हैं। तो बड़े देशों की हम क्रम में बात करें कि भारत सबसे बड़ा विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से है रूस, इसके बाद में आता है कनाडा, इसके बाद में है चीन, इसके बाद में यूएसए, ब्राजील, 6 नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया और 7 नंबर पे आता है अपना भारत। अब देखो इनकी विशेषताओं की भी बात कर ले हम कि इन देशों की क्या विशेषता है। रूस है, यह एशिया का या यूरेशिया का सबसे बड़ा देश है, एशिया का सबसे बड़ा देश है। इसके बाद में मैं बात करूं कनाडा है, यह कनाडा उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। इसके बाद में नेक्स्ट की मैं बात करूं चीन है, यह एशिया का सबसे बड़ा देश है। देखो यूरेशिया का सम्मिलित रूप से तो क्या आ जाएगा, रूस, और एशिया का मुख्य भूमिका पूछे तो क्या आ जाएगा, एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा आ गया, चीन। इसके बाद में मैं बात करूं यूएसए, तो यूएसए की बात करें तो उत्तरी अमेरिका का दूसरा बड़ा देश है, दूसरा बड़ा देश है। इसके आगे मैं बात करूं ब्राजील की, तो देखो ब्राजील की हम चर्चा करें तो ब्राजील में क्या आएगा, दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। कैसा है, दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। तो ये भारत से 5 बड़े राज्य हो गए, देश हो गए। इसके बाद में 7वां कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो ओशिनिया महाद्वीप का
ओशिनिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। इसके आगे हम चर्चा करें भारत। तो मैंने क्या बताया, भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। तो ये आ जाएगा क्या कि दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा देश, दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा देश है। इसके अलावा हम बात करें, अगला देश कौन सा है, अर्जेंटीना। कौन सा है, तो अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में आपको क्या बताना है कि दक्षिणी अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा देश, दूसरा सबसे बड़ा देश है। इसके बाद में हम बात करें कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान में आपको ध्यान रखनी है कि विश्व का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश, विश्व का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध या लैंड लोकेटेड देश, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में अल्जीरिया की हम बात करें तो देखो यहां पर मुख्य मुख्य सारे महाद्वीपों की बात होगी, तो आपको दूसरी जगह याद नहीं करना होगा कि कौन सा कॉन्टिनेंट का कौन सा देश सबसे बड़ा है। तो देखो अल्जीरिया की बात करूं मैं तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश, ये चीज आपको ध्यान होगी। अब देखो एक इसकी ट्रिक भी है छोटी सी, आपको अगर याद करनी हो तो ट्रिक टाइप में याद करना है आपको। रुक क्यूबा, क्या याद करना है, रुक क्यूबा अर्थात रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, ये देश तो भारत से क्षेत्रफल में बड़े हैं और अपना भारत का स्थान कौन सा आता है, 7वां। 8वां कौन सा आ गया, अर्जेंटीना। 9वां कौन सा है, कजाकिस्तान। और 10वां कौन सा है, अल्जीरिया, जो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। अब देखो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ सकता है इससे, तो क्वेश्चन की हम चर्चा करें कि निम्न में से कौन से देश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से छोटे हैं। देखो आपको कितने देश दे रखे हैं, 5 देश दे रखे हैं। पूछ रहा है कि कौन से देश भारत के से छोटे हैं क्षेत्रफल में। तो देखो मैंने बात की, ऑस्ट्रेलिया 6वें नंबर पे आता है अर्थात भारत से बड़ा है। कजाकिस्तान भारत से छोटा है, इसका स्थान कौन सा आता है, 9 नंबर का। कौन सा स्थान आता है, 9 नंबर का, इसका 6 नंबर का। इसके बाद में ब्राजील की बात करें तो ब्राजील का स्थान कौन सा आता है, 5 नंबर का। ब्राजील का स्थान कौन सा है, 5 नंबर का। इसके बाद में अल्जीरिया की बात करूं तो अल्जीरिया का स्थान कौन सा आता है, 10 नंबर का। फिर इसके बाद में अर्जेंटीना की बात करूं तो अर्जेंटीना का स्थान कौन सा आता है, 8 नंबर का। अब देखो 6 और 5 तो भारत से बड़े हैं, लेकिन 9, 10 और 8 क्या हो गए, तो अपना सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है, कूट है, तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, भारत से छोटा। इसके बाद में कौन सा है, 4 नंबर का ऑप्शन है, और इसके बाद में 5 नंबर का ऑप्शन है। तो देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर क्वेश्चन आएगा तो इस प्रकार से पूछ लेगा आपको कि निम्न में से कौन से देश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से छोटे हैं। तो इस प्रकार से आपको उनकी नंबरिंग करके उनसे आपको पता लगाना है कि कौन से देश भारत से छोटे हैं। आइए हम नेक्स्ट बात करते हैं आगे कि अब देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से तो हमने 10 देशों की बात कर ली। अब हम बात करें जनसंख्या की दृष्टि से। तो देखो जनसंख्या की दृष्टि से हम बात करें कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के देशों का अवरोही क्रम, और यहां पर डाटा आधार किसको माना है, 2011 की जनगणना के अनुसार। अब देखो इसकी हम बात करें कि चीन है, यह विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या रखने वाला देश है और एशिया का सबसे बड़ा देश है। एशिया का सबसे बड़ा देश किसमें है, जनसंख्या में, 2011 के अनुसार। इसके बाद में भारत क्या आ जाएगा, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा देश। इसके बाद में यूएसए है, यूएसए क्या आ जाएगा, उत्तरी अमेरिका का जनसंख्या में सबसे बड़ा देश। जनसंख्या की दृष्टि से चर्चा चल रही है अपनी। इसके बाद में देखो एक देश आएगा मुख्य,
इंडोनेशिया, इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इंडोनेशिया में क्या बताना आपको कि विश्व में सबसे ज्यादा मुस्लिम जनसंख्या वाला देश क्या है, विश्व में सबसे ज्यादा मुस्लिम जनसंख्या वाला देश। इसको आपको इंपोर्टेंट करना है, क्यों? क्योंकि कई बार प्रश्न आ सकता है कि सबसे ज्यादा मुस्लिम जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो कौन सा आएगा आपका इंडोनेशिया। तो इसको इंपोर्टेंट करके आप रख सकते हो। इसके बाद में 5 नंबर पे जो जनसंख्या ज्यादा रखता है वो ब्राजील रखता है। 6 नंबर पे कौन सा आता है, पाकिस्तान। 7 नंबर पे क्या आ रहा है, नाइजीरिया। 8 नंबर पे है बांग्लादेश। 9 नंबर पे है रूस और 10 नंबर पे कौन सा आता है, जापान। तो देखो जनसंख्या में तो आपको लगभग 5 देश ही याद करने हैं, बल्कि क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको 10 देशों का क्रम याद रखना है कि कौन कौन से देश क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े हैं। आइए हम आगे चर्चा करते हैं कि ये अपना भारत है। इसमें मैं बात करूं कि 1 नंबर से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, रशिया। इसके बाद में 2 नंबर की मैं बात करूं तो 2 नंबर पे क्या आ जाएगा, कनाडा। ये क्या आ गया, कनाडा। 3 नंबर की मैं बात करूं तो 3 नंबर पे क्या आ जाएगा, चीन। 4 नंबर की बात करूं तो 4 नंबर पे क्या आ जाएगा, ब्राजील। ब्राजील के बाद में 5 नंबर की मैं बात करूं, 5 नंबर पे आएगा ये, तो 4 नंबर पे है यूएसए। 4 नंबर पे क्या आ जाएगा, यूएसए। 5 नंबर की मैं बात करूं तो क्या आएगा, ब्राजील। और 6 नंबर पे क्या आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, अर्थात ओशिनिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया। और 7 नंबर पे आ जाएगा अपना प्यारा भारत। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये मैप है विश्व का, इसमें हमने अलग अलग अंकित कर लिया है कि कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। तो एक बार दोबारा रिवाइज कर लीजिए। सबसे बड़ा देश रूस, इसके बाद में कनाडा, इसके बाद में चीन, इसके बाद में यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद में 7वां है भारत। 8वां कौन सा था, अर्जेंटीना। 9 नंबर का कजाकिस्तान और 10 नंबर का है अल्जीरिया। आगे हम चर्चा करें कि देखो अब आ गई स्थिति या अवस्थिति व विस्तार की बात, अर्थात विश्व के संदर्भ में भारत की लोकेशन क्या है। तो देखो विश्व के संदर्भ में भारत की लोकेशन की बात करें तो ये ग्लोब का मैप है और इस मैप पर अपने भारत की स्थिति क्या है, यहां पर है। कहां पर है, भारत की स्थिति यहां पर है। अब देखो अक्षांश व देशांतरों के आधार पर हम पृथ्वी को 4 गोलार्धों में बांटते हैं। कितने गोलार्धों में बांटते हैं, 4 गोलार्धों में बांटते हैं। तो जो खड़ी रेखाएं होती हैं इन्हें बोला जाता है देशांतर, और सबसे मध्य में है वो है 0 डिग्री देशांतर। ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। इसके अलावा जो आडी पड़ी हुई रेखाएं होती हैं उन्हें बोला जाता है अक्षांश रेखाएं। क्या बोला जाता है, अक्षांश रेखाएं बोला जाता है। अब देखो देशांतरों के आधार पर हम ग्लोब को 2 भागों में बांटे तो ये तो कौन सा भाग हो गया, पूर्वी गोलार्ध। कौन सा हो गया, पूर्वी गोलार्ध। और इस आधार पर, देशांतर के आधार पर ये वाला भाग कौन सा हो गया, पश्चिमी गोलार्ध। देशांतरों के आधार पर पृथ्वी को 2 भागों में बांटा, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। अब अक्षांश के आधार पर बात करें तो ये वाला भाग कौन सा हो गया, उत्तरी गोलार्ध। कौन सा हो गया, उत्तरी गोलार्ध। और ये वाला जो भाग हो गया ये कौन सा हो गया, दक्षिणी गोलार्ध। अब देखो अपनी भारत की लोकेशन ये है, तो देशांतरों के आधार पर तो भारत किस गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध में। और अक्षांश के आधार पर भारत किस गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में। तो आप सम्मिलित रूप से बोल सकते हो कि भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहां स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अर्थात उत्तरी तो है अक्षांश और देशांतर के आधार पर है पूर्वी देशांतर। यह चीज आपको समझ में आ गई होगी। प्रश्न इस प्रकार आता है कि विश्व के संदर्भ में भारत की स्थिति है उत्तरी पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी, उत्तरी पश्चिमी, दक्षिणी पश्चिमी। तो कौन सी स्थिति आ जाएगी, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आगे हम जब अक्षांश देशांतरों की बात करेंगे तब ये नाम हमें दोबारा देखने को मिलेंगे। आगे हम चर्चा करें कि देखो अक्षांशीय विस्तार किसकी बात कर रहा है, भारत की मुख्य भूमि। देखो अक्षांशीय विस्तार में भारत में 2 प्रकार के प्रश्न आते हैं। एक तो आता है मुख्य भूमि का और एक आता है सुदूर दक्षिणतम अक्षांश। तो मुख्य भूमि की अपनी बात चल रही है कि मुख्य भूमि, भारत की मुख्य भूमि के अक्षांशीय विस्तार की हम बात करें तो देखो ये अपना भारत का मैप है। इस भारत के मैप में हम बात करेंगे कि यहां से एक रेखा गुजरती है, अक्षांश रेखा।
कौन सी रेखा गुजरती है? तो सबसे पहले भारत को जो टच करती है वो रेखा है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। कैसी है? उत्तरी अक्षांश। और उत्तरी अक्षांश क्यों आया? क्योंकि भारत विश्व के संदर्भ में उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसके बाद में यहां से चलकर हम जैसे जैसे ऊपर आएंगे, जैसे यहां पर, तो यहां पर लास्ट जो अंतिम छोर है भारत का, वहां से एक रेखा गुजरती है, उसे बोला जाता है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। देखो दोनों जगह अक्षांश उत्तरी आया है। क्यों? क्योंकि भारत विश्व के संदर्भ में उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए अक्षांश भी क्या आएगा? उत्तरी। तो देखो यहां पर अंकित भी किया हुआ है कि 37 डिग्री 6 मिनट भारत का उत्तरी अक्षांश है, और भारत का दक्षिणी अक्षांश कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। अब हम अपने पेज पे आते हैं कि देखो भारत का अक्षांशीय विस्तार हमारा दक्षिण से उत्तर की ओर चलना है। तो देखो भारत का अक्षांशीय विस्तार दक्षिण से हमें कहां आना है? उत्तर आना है। तो देखो हम दक्षिण से चलकर उत्तर आते हैं इंदिरा कोल तक, तो हमें कितनी दूरी तय करनी पड़ती है? 3214 किलोमीटर। कितनी दूरी है? 3214 किलोमीटर। तो कई बार यह भी प्रश्न आ जाता है कि भारत के उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर के मध्य की दूरी कितनी है? तो कितनी है? 3214 किलोमीटर। अब हम बात करें कि भारत का जो सबसे दक्षिणी छोर है मुख्य भूमि का, वो कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है? तो वह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। यहां से लेकर उत्तर में कितने डिग्री अक्षांश तक है? 37 डिग्री 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक स्थित है। इसके बाद में मैं बात करूं कि स्थान पूछ ले कि 8 डिग्री 4 मिनट किस स्थान पर स्थित है, तो देखो स्थान की बात करें तो आपको बताना है कन्याकुमारी या कुमारी अंतरीप या केप कैमरीन नामक स्थान से 8 डिग्री 4 मिनट रेखा गुजरती है। अगर स्थान के अलावा अगर आपसे राज्य पूछ ले तो आपको नाम देना है कौन सा? तमिलनाडु राज्य से 8 डिग्री 4 मिनट गुजरता है, जो किस स्थान पर स्थित है? कन्याकुमारी, कुमारी अंतरीप या केप कैमरीन। अब हम बात करें उत्तरी छोर की, तो उत्तरी छोर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। स्थान की बात करें तो यहां का स्थान है इंदिरा कोल। कौन सा है? इंदिरा कोल है। और देखो पहले यहां पर राज्य आता था जम्मू कश्मीर, लेकिन वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश बन गया, तो यहां पर नाम क्या आ जाएगा? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, जो भारत का उत्तरी छोर है, जो किस स्थान पर स्थित है? इंदिरा कोल पर स्थित है। वहां का अक्षांश क्या है? 37 डिग्री 6 मिनट वहां का अक्षांश है। अब ये तो बात थी मुख्य भूमि की। इसके अलावा हम बात करें नोट लगा के आपको लिखना है कि भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 45 मिनट है। कितना है? 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश है, जो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पे स्थित है। कहां पर स्थित है? ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पे स्थित है। तो देखो मैप में हम इसकी चर्चा करेंगे कि भारत की मुख्य भूमि का विस्तार तो यहां तक हो गया। अब बंगाल की खाड़ी में एक द्वीप समूह श्रृंखला स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और वह थोड़ा सा भारत से दक्षिण दिशा में है, अर्थात थोड़ी सी भारत से नीचे है। तो उसके अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो देखो यहां से उसका अक्षांशीय विस्तार गुजरता है 6 डिग्री 45 मिनट। कितना है? 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश है। अब देखो अक्षांश तो हमें दे दिया, यहां की अगर स्थान की बात कर ले तो देखो अनेक नाम आपको देखने को मिल सकते हैं। यहां पर आपको मिल सकता है पिग्मेलियन पॉइंट, इसके अलावा है लीहचिंग पॉइंट, इसके अलावा है पार्सन पॉइंट, इसके अलावा है, ये बहुत बार एग्जाम में आया है, इंदिरा पॉइंट। और ये सारे के सारे कहां स्थित हैं? ग्रेट निकोबार पे स्थित हैं। तो कई बार ग्रेट निकोबार भी आपको देखने को मिल सकता है। तो अब आपसे पूछे कि भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु किस स्थान पर स्थित है, तो आपको बताना है पिग्मेलियन पॉइंट, लीहचिंग पॉइंट, पार्सन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट और ग्रेट निकोबार द्वीप समूह। इसके अलावा आपसे पूछ ले कि भारत का सुदूर दक्षिणतम अक्षांश कौन सा है, तो आपको बताना है 6 डिग्री 45 मिनट भारत का सुदूर दक्षिणतम क्या है? अक्षांश है। अब अपने पेज पे आते हैं हम कि स्थान की बात करें तो देखो अक्षांश तो कितना है? 6 डिग्री 45 मिनट। अब इसके अलावा स्थान की बात करें तो पिग्मेलियन पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट है, पार्सन पॉइंट है, लीहचिंग पॉइंट है। इसके अलावा आपको एक नाम और ऐड कर देना है, आपको ग्रेट निकोबार भी आपको कई बार देखने को मिल सकता है। इसके बाद में देखो दोबारा देखो कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी छोर भूमध्य रेखा से लगभग कितना दूर है?
876 किलोमीटर दूर है। अर्थात भूमध्य रेखा भारत के दक्षिण में स्थित है और भूमध्य रेखा से भारत 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो अब देखो भूमध्य रेखा से भारत का जो दक्षिणी छोर है वहां की दूरी की बात करें तो लगभग 876 किलोमीटर दूर अपना तमिलनाडु का कौन सा क्षेत्र कन्याकुमारी भूमध्य रेखा से दूर स्थित है। तो नोट लगा के ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। आगे हम बात करें कि कर्क रेखा अर्थात 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कहां से गुजरती है? भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। तो कर्क रेखा की हम बात करें तो देखो, चलो इस मैप में हम बात करते हैं कि यह है एक कर्क रेखा जो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। कितने बराबर भागों में बांटती है? 2 बराबर भागों में बांटती है। और भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है, जिनका पश्चिम से पूर्व क्रम की बात करें तो एक तो आ जाएगा यहां पर गुजरात, इसके बाद में है राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, इसके बाद में है ये वाला भाग है त्रिपुरा और इसके अलावा है मिजोरम। तो ये भारत से 8 राज्यों से गुजरती है, जिनका पश्चिम से पूर्व क्या हो गया? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब हम चर्चा करें कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिनका पश्चिम से पूर्व क्रम क्या हो जाएगा? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब देखो प्रश्न किस प्रकार पूछ सकता है कि निम्न स्थानों में से कौन सा स्थान कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक है? तो देखो कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक आ जाएगा अपना रायपुर। और रायपुर क्या है? छत्तीसगढ़ की राजधानी है। क्या है? रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है, इसलिए छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा गुजर रही है, तो सबसे नजदीक क्या आ जाएगा? रायपुर आ जाएगा। उज्जैन भी नहीं आएगा, पटना भी नहीं आएगा और लखनऊ भी नहीं आएगा। अब हम बात करें कि कर्क रेखा के सबसे नजदीक शहर या राजधानियां कौन सी है, तो उनकी हम चर्चा करें तो कर्क रेखा के सबसे नजदीक शहर अर्थात झारखंड की राजधानी है रांची, जो कर्क रेखा के सबसे नजदीक है। और यह प्रश्न पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि झारखंड की राजधानी रांची है, जो कर्क रेखा के सबसे नजदीक स्थित है। इसके अलावा आइजोल मिजोरम की राजधानी है, जो कर्क रेखा से 2 नंबर पे नजदीक स्थित है। इसके बाद में भोपाल है, यह भी कर्क रेखा की क्या है? नजदीक स्थित है। इसके बाद में गांधीनगर 4 नंबर पे, अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है 5 नंबर पे, रायपुर छत्तीसगढ़ की अभी हमने चर्चा की है, कर्क रेखा के नजदीक है, कोलकाता 7 नंबर पे और जयपुर अर्थात अपने राजस्थान की जो राजधानी है कर्क रेखा पर जो 8 राज्य स्थित हैं उनमें सबसे दूर स्थित है। कौन सा है? जयपुर। अब देखो नोट लगा के एक चीज आपको लिखनी है कि त्रिपुरा का उदयपुर शहर, उदयपुर अपने राजस्थान का नहीं मानना है हमें, त्रिपुरा का उदयपुर शहर कर्क रेखा के समीपतम शहर है। देखो राजधानी पूछे तो क्या आ जाएगा? रांची, जो किसकी राजधानी है? झारखंड। और आपको शहर पूछे कि सबसे नजदीक शहर कौन सा है, तो त्रिपुरा का एक शहर है उदयपुर, कर्क रेखा के समीपतम शहर है। अब देखो उदयपुर से आपको राजस्थान का उदयपुर नहीं समझना है, किसका समझना है? त्रिपुरा का समझना है। इसके बाद में देखो एक चीज और बताऊं आपको कि 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है, इसे कर्क संक्रांति या ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। देखो जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तब उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा क्या होता है? दिन होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है? सबसे छोटा दिन होता है। और जब यह कर्क रेखा पे सीधा चमकता है तो इसे कर्क संक्रांति या ग्रीष्म अयनांत के नाम से भी जाना जाता है। और जब देखो सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकेगा तो वो कब चमकता है? 22 दिसंबर को, और इस स्थिति को बोला जाता है मकर संक्रांति या शीत अयनांत। शीत अयनांत के नाम से भी जाना जाता है। और देखो जब सूर्य 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सीधा चमकता है
तो उस स्थिति में क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है। इनसे संबंधित अपने भारत में प्रश्न क्या पूछ सकता है कि अगला पूछ सकता है कि भारत का सबसे बड़ा दिन किस तिथि को होता है, तो आपको बताना है 21 जून को भारत का सबसे बड़ा दिन होता है। क्या होता है? भारत का सबसे बड़ा दिन होता है। आपसे पूछ ले कि भारत का सबसे छोटा दिन कब होता है, तो 22 दिसंबर को भारत का सबसे छोटा दिन होता है, जब सूर्य मकर रेखा पर क्या होता है? सीधा चमकता है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। तो देखो दोस्तों, स्थिति विस्तार से संबंधित आज अपनी इतना ही मैटर था। इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। और देखो, जो हमने पढ़ाया है वो आपको प्लस एकेडमी सिक्कर में जो अपना टेलीग्राम चैनल है उस पर यह पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी। और आपको निरंतर क्लास लेके आपको अपनी रीट की तैयारी को क्या करना है? सुदृढ़ करना है। और रीट की पात्रता परीक्षा को क्या करना है? क्रैक करना है। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।